मैं ये जानने के लिए बेताब था कि ये कौन सा इलाका है, मगर मैं किसी देहाती किसान वगैरह से रास्ते, शहरिया गांव वगैरह का पूछ कर पता इसे गवाह नहीं बनाना चाहता था। मैं गांव और बस्तियों से बचता बचाता चलता रहा। अब मेरा रुख कुदरती तौर पर जुनूब की तरफ हो गया था। दरिया काफ़ी पीछे रह गया था। हो सकता था इधर मिलिट्री पुलिस के सिपाही पहुंच गए हों और मुझे दरिया के किनारे तलाश करते फिर रहे हों। दूर से मुझे रेलवे का सिग्नल दिखाई दिया। ये रेलवे लाइन थी और ज़रूर कोई देहाती स्टेशन करीब ही था। चमड़े का जूता मुझे तंग करने लगा था, फिर भी मैं रुका नहीं। मेरा रुख रेलवे के सिग्नल की तरफ था। कुछ मैदान और खेत अबूर करने के बाद आखिर मैं रेलवे लाइन पर आ गया। मेरे बाई जानिब कोई 1.5 फरलांग के फासले पर छोटे से रेलवे स्टेशन की इमारत नजर आ रही थी। मैं उधर ही चलने लगा। ये एक छोटा सा स्टेशन था और हिंदी में इसका नाम लिखा था, जो मैं किसी वजह से यहाँ जाहिर नहीं करना चाहता। मुझे भूख और प्यास तंग कर रही थी। मैंने नलके पर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। भूख मैं बर्दाश्त कर सकता था, खतरा ज़रूर था कि कहीं यहाँ भी पुलिस मेरे ताक़ुब में न पहुँच जाए। लेकिन यहाँ से मुझे कोरो किश्तर और फिर वहाँ से पानीपत और दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। मेरी मंजिल अब मेरे सामने थी। यहाँ से वापस शिमले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिल्ली जाकर मैं शिमले होटल वालों को फ़ोन कर सकता था कि मेरा सामान दिल्ली भिजवा दिया जाए। मुझे एक ज़रूरी काम की वजह से अचानक दिल्ली वापस आना पड़ गया। प्लेटफॉर्म वीरान सा था। कुछ देहाती मुसाफिर शरीना के एक दरख्त के नीचे बेंच पर बैठे बेड़ी पी रहे थे। मैं भी रेलवे स्टेशन की ड्यूटी से दूर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। मेरा हुलिया बिल्कुल देहातियों वाला था। इस तरह देहातियों में केसरी रंग की पगड़ियाँ बांधने का बहुत रवाज है। मेरे पास एक धेला तक नहीं था। सोच लिया था कि ट्रेन में बगैर टिकट ही बैठ जाऊंगा, लेकिन इसमें पकड़े जाने का एहतमाल था। गौर करने लगा कि कुछ रुपए और पैसे कहाँ से पैदा किए जाएं। ट्रेन के आने में अभी घंटा 1.5 घंटा पड़ा था। रेलवे स्टेशन के अकब में एक बस्ती थी। बस्ती में जाने का कुछ फ़ायदा नहीं था। मैं किसी से भीख भी नहीं मांग सकता था। इतना वक्त नहीं था कि कहीं मेहनत मजदूरी करके 7-8 रुपए कमा लूँ। वहाँ से कुरुक्षेत्र का किराया 3.25 रुपया था। आगे पानीपत और दिल्ली भी जाना था, जो वहाँ से काफ़ी दूर था। एक ख्याल आया कि यह देहाती इलाका है और पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, यहाँ गाड़ियों की चेकिंग कहाँ होती होगी। लेकिन अगर किसी ने टिकट का पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। खामखा अपने आप को फंसाने वाली बात है। दिल्ली से कबूल नहीं कर रहा था। तरह तरह के खदशात ने मुझे अपने नरगे में ले रखा था। दोपहर हो रही थी। कल रात अम्बाला थाने के हवालात में दाल के साथ एक जली हुई चपाती खाई थी। भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। उठकर स्टेशन के जंगले के साथ साथ टहलने लगा। ये सोच कर के इस तरह चलने फिरने से मैं लोगों की नज़रों में आ जाऊंगा। फिर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। खैरियत इसमें थी कि मैं बगैर टिकट ट्रेन में सफ़र न करूं। सोचा बस्ती करीब ही है, गाड़ी आने में अभी देर है। चल कर कुछ पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। मुमकिन है कोई देवाला लाला मिल जाए, जिससे थोड़ी सी रकम दिल्ली जाकर वापस करने के बाद पर उधार ले। मैं प्लेटफॉर्म के जंगले से गुजरकर ढलान उतरता हुआ बस्ती की तरफ चल पड़ा। एक छोटी सी बस्ती थी, मगर यहाँ पक्के मकान भी थे। बाहर दरख्त के नीचे ढोर डंगर चल रहे थे। मैं बस्ती की एक कच्ची गली में दाखिल हो गया। मुझे किसी हिंदू साहूकार की दुकान की तलाश थी। मैं एक नीम पुख्ता मकान के आगे से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक बूढ़े पर पड़ी, जो मकान की ड्योढ़ी में तख्त पर नमाज पढ़ रहा था। मेरे कदम अपने आप रुक गए। ये शख्स मुसलमान था। ये ज़रूर मेरी मदद करेगा। मैं एक तरफ खड़े होकर इंतज़ार करने लगा कि वो नमाज पढ़ चुके तो इससे बात करूँ। इस बुजुर्ग ने सलाम फिर कर दुआ के लिए हाथ फैला दिए। दुआ मांगने के बाद अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरे और मुसल्ला तय करके तख्त से उठकर अंदर जाने लगा तो मैंने इसे सलाम किया। वो वहीं रुक गया। मेरी तरफ चेहरा उठाकर सलाम का जवाब दिया। मुझे काफ़ी हौसला हुआ। मैं ड्योढ़ी में आ गया। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया और पूछा, बेटे तुम मुझे मुसाफिर लगते हो। बस्ती में पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने एक कहानी गढ़कर सुना दी कि अम्बाले से दिल्ली जा रहा था कि रास्ते में किसी अठाईगीर ने जेब से रकम की पोटली निकाल ली। अब आगे जाने का किराया नहीं। अगर आप मुझे कुछ रुपए बतौर कर्ज दे दें तो दिल्ली पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूं। इस बुजुर्ग के चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे तख्त पर बैठने का इशारा किया और खुद कोठरी में चले गए। वापिस आए तो इनके हाथों में 10-10 रुपए के 4 नोट थे। 40 रुपए अगर कम हो तो और ला दूं बेटा। मेरा मसला हल हो गया था। 40 ज़्यादा थे, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया और वादा किया कि दिल्ली पहुँचते ही लौटा दूंगा। अब मैंने इनसे इनका एड्रेस मांगा। वो मुस्कुराए और कहने लगे, तुम मुसलमान हो और मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के साथ कोई सलूक करता है तो इसका मुआवजा खुदा पर छोड़ देता है। मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझकर ये रकम दी है और अपने बच्चे को कुछ देकर वापस नहीं लिया जाता। इस बुजुर्ग का उर्दू बोलने का लहजा रोहतक, एहसार और पानीपत, करनाल की तरह का था। इस इलाके से मुझे शुरू ही से बड़ी अकीदत रही थी, इसलिए कि यह खिता बुजुर्गान दीन का इब्तदा ही से मस्कन रहा है और इसकी खाक से कई नामवर शख्सियात ने जन्म लिया। फ़र्त अकीदत से मेरी आंखों में आंसू आ गए। असल में एक अरसे के बाद मुझे अपने वालिद साहब की याद आ गई, जिनको मैंने बचपन में ही देखा था।
गाड़ी के आने का वक्त हो रहा था। मैं बुजुर्ग के दोनों हाथ थाम कर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा की और सलाम करके मकान की ड्योढ़ी से निकलकर गली में आ गए। गली में कुछ बच्चे भागते हुए मेरे सामने से गुजर गए। बस्ती की दूसरी जानिब से आटा पीसने वाली चक्की की आवाज़ आने लगी थी। मैं बड़ा खुश था, मेरा काम बन गया था। अब मैं दिल्ली तक सेकंड क्लास का टिकट लेकर सफ़र कर सकता था। सेकंड क्लास ज़्यादा महफूज था। मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ गली से बाहर निकल ही रहा था कि मेरे पाँव ज़मीन ने जकड़ ली। मैंने रेलवे स्टेशन के बरामदे के आगे 2 जीपों में से पुलिस के सिपाहियों को निकलकर बस्ती का रुख करते देखा। इनमें सिविल पुलिस के सिपाही भी थे और मिलिट्री पुलिस के जवान भी। यकीनन ये लोग मेरी खोज में आए थे। जहाँ मैंने हेलीकॉप्टर से दरिया में छलांग लगाई थी, इसके आसपास का ही इलाका था और मैं कुछ हैरान भी था कि अभी तक मुझे वहाँ कोई पुलिस की गाड़ी दिखाई क्यों नहीं दी। पुलिस की नफरी 10-12 आदमियों पर मुश्तमिल थी और इनके पास राइफलें भी थी। बस्ती से भागना मुमकिन न था। मैं पकड़ा जा सकता था। अगर मैं गली में भागकर दूसरी तरफ निकलता हूँ तो जाहिर है बस्ती के लोग मुझे देख लेंगे और जब पुलिस वहाँ पहुँचेगी तो इन्हें बताएगी कि वो एक पाकिस्तानी जासूस की तलाश में है। तो बस्ती की गालिब आबादी जो हिंदू है पुलिस का साथ देगी और मेरी निशानदेही कर देगी। मेरे दिल में सिवाय दर्दमंद मुसलमान बुजुर्ग के और किसी का ख्याल न है। मैं उल्टे पाँव मुड़ा और लपक कर इसी मुसलमान बुजुर्ग के मकान में दाखिल हो गया। वो साहिब तख्त पर बैठे तस्बीह फेर रहे थे। मुझे देखकर बोले, क्या और पैसे चाहिए बेटा? ठहरो, मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। मैं कुछ घबराया हुआ था। मेरी शक्ल से उन्होंने घबराहट का अंदाज़ा लगा लिया और बोले, क्या बात है बेटे, तुम परेशान दिखाई दे रहे हो? सिविल और मिलिट्री पुलिस मेरी तलाश में बस्ती में दाखिल होने वाली थी। मैंने आगे बढ़कर बुजुर्ग का हाथ थाम लिया और कहा, मोहतरम, इस वक्त मुझे कहीं छुपा लें। पुलिस मेरी तलाश में बस्ती में पहुंच रही है। मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग इसी वक्त तख्त पर से उठ खड़े हुए, मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मुझे एक ऐसी कोठरी में ले गए जहाँ कोने में गंदम की कटी हुई छाल यानी तूड़ी का बहुत ऊंचा ढेर लगा हुआ था। मैं दीवार की तरफ से तूड़ी के ढेर में घुस गया और काफ़ी आगे जाकर अपने आप को अच्छी तरह से छुपा लिया। मुझे सांस लेने को हवा बराबर मिल रही थी। मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया ताकि तूड़ी मेरी आंखों में न पड़े। मुझे बाहर की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। मुझे कोठरी का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ न आई। बुजुर्ग दरवाज़ा खुला ही छोड़ गए थे। मेरे दिल की धड़कनें कदरे तेज़ हो गई थी और मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की कोशिश कर रहा था। बाहर एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया था। इस सन्नाटे में सिर्फ चक्की की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये नीम पुख्ता मकान ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। इस कोठरी के आगे ड्योढ़ी थी जहाँ मुसलमान बुजुर्ग तख्त पर बैठे थे और आगे गली थी। गली में भारी बूटों की आवाज़ें बुलंद हुई। किसी की भारी रोबदार आवाज़ आई, दूसरी तरफ से बस्ती को घेरे में ले लो। इसके बाद फौजी बूटों की आवाज़ें मकान की ड्योढ़ी में आ गई। मैंने एक पल के लिए अपना सांस रोक लिया। एक फौजी या पुलिस अफसर की आवाज़ बुलंद हुई है, खतरनाक जासूस जेल से फरार हो गया है। हम इसकी तलाश में यहाँ आए हैं। क्या आपने किसी ऐसे नौजवान को देखा है जो इस बस्ती में अजनबी हो? मुसलमान बुजुर्ग की आवाज़ आई, मेरे बच्चों, मैंने अभी तक किसी अजनबी को बस्ती में नहीं देखा। वैसे भी मैं सुबह से मकान में ही बैठा हूँ, गली में से भी कोई अजनबी नहीं गुजरा। दूसरे फौजी की तहुकमाना लहजे वाली आवाज़ सुनाई दी, हमें आपके मकान की तलाशी लेनी होगी। मुसलमान बुजुर्ग ने कहा, ज़रूर लीजिए तलाशी, मगर यहाँ सिवाय मेरे और कोई नहीं है। भारी जूतों की आवाज़ें इधर उधर फैल गई। अब मुझे चारपाइयों के लटने और संदूकों के खिसकाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं तूड़ी के बहुत बड़े ढेर के नीचे काफ़ी आगे जाकर दम साधे छुपा हुआ था और बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। अब फौजी बूट इस कोठरी में भी आ गए। ये तूड़ी का ढेर कब से यहाँ पड़ा है? मुसलमान बुजुर्ग की आवाज़ आई, पिछली फसल से यहाँ ये ढेर लगा है। बाहर रखे तो बारिश आंधी में तूड़ी ज़ाया हो जाती है, इसलिए कोठरी में ढेर लगा कर रखे। किसी फौजी अफसर की करख्त आवाज़ बुलंद हुई, हवालदार, तूड़ी को ब्योंट मार कर देखो। मेरा रंग उड़ गया। अगर हवालदार संगीन चलाता आगे आ गया तो ये संगीन मेरी कमर से होती हुई पेट से बाहर निकल जाएगी और मैं बोल भी नहीं सकूंगी। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगा कि आए खुदा मुझे इन काफिरों की संगीनियों से बचा लेना। मुझे भूसे में संगीनियों के मारने की अजीब सी खुश्क आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। एक बार तो यूं लगा जैसे संगीन अब मेरे पेट में उतर जाएगी, लेकिन फिर ये आवाज़ मुझसे दूर होती चली गई। इस फौजी ने हुक्म दिया, इधर कुछ नहीं, चलो दूसरी कोठरी में देखो, और बारी बूटों की आवाज़ें कोठरी से बाहर चली गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, इसकी रहमत ने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। मैं वहीं तूड़ी या भूसे में अपनी जगह पर सुकड़ कर बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। कुछ देर तक इन फौजियों और पुलिस वालों की आवाज़ें और इनके बूटों की भारी चाप मुझे सुनाई देती रही। फिर ये सारी आवाज़ें दूर होते होते बंद हो गई। अब ये आवाज़ें गली में बहुत दूर से आती महसूस रही थी। मैं इसी तरह साकित भूसे के अंदर पड़ा था। मुझे मालूम था कि जब ख़तरा टल जाएगा तो मुसलमान बुजुर्ग अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। भूसे में अब मुझे गर्मी लगने लगी थी। अगर मैं दोनों हाथ अपने चेहरे पर न रख लेता तो इस बात का कोई इम्कान था कि भूसे के किसी तिनके के मेरे नाक में घुसने से मुझे छींका जाता। मुझे भूसे में घुसे हुए आधा घंटा ज़रूर हो गया था
कि कदमों की चाप कोठरी में दाखिल हुई। फिर इसी मुसलमान बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, बाहर निकला हूँ। मैं किसी रीछ की तरह भूसे को इधर उधर हटाता बाहर निकला है। मेरी पगड़ी में और कमीज़ के अंदर तक भूसे के तिनके घुस गए थे। मैं बाहर निकल कर कपड़े झाड़ने लगा, पगड़ी उतार कर झाड़ी। बुजुर्ग एक तरफ खड़े मुझे खामोश नज़रों से तक रहे थे। तस्बीह के हाथ में चल रही थी। अगरचे इस मुसलमान बुजुर्ग ने मेरे साथ इंतहाई मुरव्वत का सलूक किया था और मेरी जान बचाई थी, मगर मैं इन पर अपना आप जाहिर नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करते मैंने खुद ही कह दिया, मोहतरमा आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये हकीकत है कि मैं जासूस नहीं हूँ। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। पहले ये बताइए कि पुलिस चली गई है? हाँ, मगर वो अभी तक स्टेशन पर ही है, बुजुर्ग ने बेहद संजीदा आवाज़ में कहा। फिर मुझे साथ लेकर ड्योटी की बजाय दूसरी कोठरी में आ गए, जहाँ चारपाई पर बिछोना बिछा था और कोने में 2 संदूक रखे थे। एक तरफ पानी का मटका था, दीवार के साथ लालटेन लटक रही थी। मुसलमान बुजुर्ग ने मुझे चारपाई पर बैठने के लिए कहा, खुद एक मोंडे पर बैठ गए और बोले, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो तो फिर फौज और शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? मैंने इन्हें एक फर्जी कहानी गढ़कर सुना दी कि मैं दिल्ली से अम्बाले के रिश्तेदार से मिलने गया था कि एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया। मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। इसने शोर मचा दिया और मैं वहाँ से भागा और खुदा जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पास जो रकम थी वो भी रास्ते में कहीं गिर गई। बस ये है मेरी कहानी। आपको तो मालूम ही है, भारत की पुलिस अगर किसी मुसलमान शहरी के ख़िलाफ़ हो जाए तो इस पर फ़ौरन पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगा देती है। हकीकत ये है कि मैं कोई जासूस वगैरह नहीं हूँ। पुलिस इंतकामी तौर पर मुझे इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना चाहती है। मुसलमान बुजुर्ग बड़े सुकून से मेरी झूठी कहानी सुन रहे थे। इनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट में एक हल्के से तंज की झलक भी थी। वो कहने लगे, तुम्हारी लड़ाई शहरी पुलिस के सिपाही से हुई थी तो फिर मिलिट्री पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? मैंने कहा, हो सकता है शहरी पुलिस वालों ने मिलिट्री पुलिस को भी झूठी इतला दे दी कि एक पाकिस्तानी जासूस जेल से फरार हो गया है और इस इलाके में कहीं छुपा हुआ है। मुसलमान बुजुर्ग ने दम करने के अंदाज में अपने सीने पर फूंक मारी, सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और तस्बीह को सदरी की जेब में डालते हुए बोले, तुम जो कोई भी हो मुसलमान, मेरे मेहमान हो। मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी है। अब मेरा फ़र्ज़ है कि इस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करूँ जब तक कि तुम मेरे मकान में हो। तुम इस जगह बैठे रहो। पुलिस इस वक्त तक स्टेशन पर ही रहेगी जब तक कि ट्रेन नहीं आ जाती। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं और मैं तुम्हारे लिए रोटी लाता हूँ। मैंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और सांस भरकर सर झुका लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर ये मुसलमान बुजुर्ग इस वक्त मेरी मदद न करते तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी बात थी। मैं कोठरी में चुपचाप बैठ रहा। छत के पास जो छोटा सा रोशनदान था, इसमें से दिन की रोशनी कोठरी के अंधेरे को उजाले की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी भूख एक बार फिर चमक गई। मुसलमान बुजुर्ग एक चिंगीर में 2 रोटियां और ऊपर साग डाल कर ले आए। इस वक्त मैं तुम्हें साग रोटी ही पेश कर सकता हूँ। मेरी बहू और बच्चे करनाल गए हुए हैं। नौकरानी आकर रोटी पका कर रख जाती है, इसे कबूल करो। मैं दोनों रोटियां चट कर गया, घड़े से पानी निकाल कर पिया। रोटी खाने से मेरे आसाब में जैसे जान पड़ गई थी। मुसलमान बुजुर्ग मुझे आराम करने का कहकर कोठरी से चले गए। उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में शक पैदा हुआ, कहीं ये बुजुर्ग पुलिस को खबर तो नहीं कर देंगे। फ़ौरन ही मुझे अपनी इस गलत ख्याल पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मुझे इस नेक दिल बुजुर्ग के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अगर इन्हें पुलिस को खबर करनी होती तो मुझे भूसे के ढेर में क्यों छुपाते? वो इसी वक्त मुझे पुलिस के हवाले कर सकते थे। पेट भरकर खाना खाने के बाद मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी, मगर मैं सो नहीं सकता था। मुझे सोना चाहिए भी नहीं था। मैंने उठकर बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिया। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे उलझन सी होने लगी। मैं अपने मोहसिन मुसलमान बुजुर्ग की राज सुनना चाहता था ताकि मुझे यकीन हो जाता कि वो इसी मकान में है। मैं कुछ परेशान सा होकर चारपाई पर बैठ गया। इतने में दूर रेलवे इंजन की चीख सुनाई दी। ट्रेन आ रही थी। मैं हमतन गोश हो गया। फिर इंजन की छिक छिक की आवाज़ सुनाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर रुक गई। रेलवे स्टेशन यहाँ से बहुत ही करीब था। इंजन के सिसकारने की बाकायदा आवाज़ मुझे कोठरी में सुनाई दे रही थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। मुझे इस ट्रेन से आगे पानीपत करनाल की तरफ जाना था, मगर अब नहीं जा सकता था। पुलिस ज़रूर मुसाफिरों की निगरानी कर रही होगी। गाड़ी इस छोटे स्टेशन पर ज़्यादा देर नहीं रुकती थी। कोई 3 मिनट के बाद इंजन ने सीटी बजे। गार्ड की सीटी की आवाज़ बुलंद हुई और फिर ट्रेन छिक छिक करती स्टेशन से रवाना हो गई। कुछ देर तक ट्रेन की आवाज़ आती रही, फिर गायब हो गई। इसकी थोड़ी ही देर बाद जीपों के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मिलिट्री और दूसरी पुलिस वहाँ से जा रही थी। मैंने इन आवाज़ों पर कान लगा दिया। जीपों की आवाज़ भी कुछ दूर जाने के बाद गुम हो गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। खतरा किसी हद तक दूर हो गया था, लेकिन अब यह सारा इलाका मेरे लिए खतरे का बाइस बन सकता था। पुलिस सारे इलाके में चौकस हो गई थी और जाहिर है मैं किसी मुकाम पर किसी स्टेशन पर गिरफ्तार किया जा सकता था या मुझसे पूछगछ हो सकती थी। मेरा हुलिया पुलिस वालों को अम्बाले की पुलिस ने बता दिया था। मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे की कुंडी खुली और मुसलमान बुजुर्ग अंदर आ गए। इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आते ही मुंडे पर बैठे और बोले, पुलिस चली गई है। अब मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है?
मेरी बहू और बेटा परसों सुबह वापस आ जाएंगे। इनके आने के बाद मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ का पटवारी है और इसका रुझान भारतीय सरकार की तरफ ज़्यादा है। मैंने कहा, मेरे मोहतरम, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिनसे मैं आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन मैं दूसरी ट्रेन में यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि दूसरी ट्रेन यहाँ से आगे किस तरफ और किस वक्त जाती है। उन्होंने बताया कि दूसरी ट्रेन शाम को आती है, वो भी पैसेंजर ट्रेन है और करनाल, पानीपत, सहारनपुर और मेरठ छावनी से होती हुई दूसरे दिन सुबह को दिल्ली पहुँचती है। मैंने कहा कि यही ट्रेन मेरे लिए ठीक रहेगी। आप मुझे शाम तक अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे दीजिए, शाम की ट्रेन से चला जाऊँगा। बुजुर्ग ने फरमाया, जब तुम्हें मुसलमान समझकर अपने यहाँ पना दी है बेटा, तो फिर इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तुम शाम तक बड़े इत्मीनान से यहाँ रहो, मैं तुम्हारे लिए दिल्ली तक का टिकट भी मंगवा दूँगा। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं मेरे मोहतरम, आप ना तो खुद स्टेशन पर टिकट खरीदने जाएंगे, न किसी दूसरे आदमी को भेजेंगे। टिकट मैं शाम को खुद ही खरीद लूँगा। इसकी वजह यह थी कि इस सादा दिल मुसलमान बुजुर्ग को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि पुलिस ने अपना कोई ना कोई खुफिया आदमी देहाती लिबास में बस्ती के बाहर या रेलवे स्टेशन पर ज़रूर छोड़ दिया होगा। अगर ये बुजुर्ग मेरे लिए टिकट लेने जाते हैं तो CID वाले को शक पड़ सकता था कि आखिर ये किसके लिए टिकट खरीद कर ले जा रहे हैं। मुझे सिगरेट की सख्त तलब महसूस हो रही थी, मगर मैंने उन्हें अब तक ये नहीं कहा था कि किसी आदमी से 2-4 सिगरेट मंगवा दीजिए। मैंने इन्हें कहा, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप शाम होने तक अपने मकान से बाहर न निकलें और DOD में ही बैठ रहें। उन्होंने फरमाया, बेटा मेरा ज़्यादा वक्त DOD में ही तस्बीह पर अल्लाह के नाम का विरद करते गुजरता है। वो जाने लगे। मैंने पूछा, ट्रेन के आने का सही वक्त क्या है। उन्होंने जवाब में कहा, सही वक्त तो शाम के 6 बजे का है, मगर ये पैसेंजर ट्रेन रोज़ लेट होती है और 7, साढ़े 7 बजे से पहले कभी नहीं आती। तुम शाम का खाना खा कर जाना। मैंने कहा, शुक्रिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने देर से खाना खाया है, शाम को भूख नहीं लगेगी। बुजुर्ग ने कोठरी से निकलने के बाद बाहर से दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी और फिर मुझे इनके तख्त पर बैठने और कलमा शरीफ पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद खामोशी छा गई। दूर से आटे की चक्की के साथ साथ किसी कौवे के अचानक बोलने की भी आवाज़ आ जाती थी। एक देहाती गली में से भैंस को हंकाता हुआ गुजर गया। किसी करीबी मकान में एक बच्चा रोए। शायद इसकी माँ ने किसी को आवाज़ देकर कहा कि बच्चे को पलंगड़ी पर डाल दे। मैं चारपाई पर चुपचाप लेट गया। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मैं सोना नहीं चाहता था। मेरी मुश्किल एक मच्छर ने आसान कर दी, जो नीम अंधेरे में बार बार मेरी नाक के पास आकर भिनभिनाने लगता था। मैंने इसे मारने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरे हाथ नहीं आता था। इसी कश्मकश में मेरी गनूदगी गायब हो गई। रोशनदान में से दिन की जो रोशनी कोठरी में आ रही थी, वो अब फीकी पड़ने लगी थी। इसका मतलब था कि बाहर सूरज गुरूब होने लगा है। देखते ही देखते शाम के सायों ने इस रोशनी को निगल लिया और कोठरी में अंधेरा छा गया। बाहर कदमों की हल्की हल्की चाप दरवाजे के करीब आई। कुंडी खुली और मेरे मोहसिन बुजुर्ग अंदर तशरीफ ले आए। उन्होंने माचिस जलाई, रोशनी में आगे बढ़कर दीवार से लटकी लालटेन जलाई और बोली, 6:30 बज गए हैं। शाम के अंधेरे में बैठना अच्छा नहीं होता। शाम को दिया बत्ती ज़रूर जलनी चाहिए। ट्रेन का वक्त तो हो गया है, मगर वो 7:30 से पहले नहीं आएगी। तुमको भूख तो नहीं लगी बेटा? मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया। इनका शुक्रिया अदा करते हुए मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। उन्होंने लालटेन की बत्ती नीची कर दी और ये कहते हुए बाहर निकल गए, तुम आराम करो, मैं नमाज पढ़ लूँ। उन्होंने बाहर से दोबारा कुंडी चढ़ा दी थी। कोठरी में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी हो जाने से मुझे अच्छा लगा था। मैं अब अपने अगले प्रोग्राम पर गौर करने लगा। मुझे रह रह कर इस खुफिया आदमी का ख्याल आ रहा था, जो यकीनी तौर पर इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर किसी न किसी भेस में ज़रूर मौजूद था, लेकिन मैं इससे निपट सकता था। मैं नहीं सोचो मैं गलता था कि अचानक गली में किसी की भारी आवाज़ बुलंद हुई, शाह जी पानी पिला दो, प्यास लगी है। मैं एकदम होशियार हो गया। मैं तेज़ी से चारपाई से उठा और पहला काम ये किया कि लालटेन बुझा दी। इसके साथ ही मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया और बाहर से आने वाली आवाज़ों पर कान लगा दिए। बुजुर्ग की आवाज़ आई, बैठो भाई, अंदर से पानी लाता हूँ। मैंने दरवाजे की दुर्ज के साथ आंख लगाकर DOD में देखा। DOD में भी लालटेन जल रही थी। इसकी रोशनी में मुझे एक घनी मूंछ वाला गोल मटोल आदमी दिखाई दिया, जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था। सर पर एक साफा बंधा था। शक्लो सूरत से वो कोई देहाती आदमी लग रहा था। DOD में भी एक जानिब पानी का घड़ा रखा हुआ था। मैंने देखा कि शाह साहब तख्त से उठे और घड़े में से पानी निकालकर मिट्टी के प्याले में डाला और अजनबी को पेश कर दिया। तुम्हें पहले बस्ती में कभी नहीं देखा, क्या किसी दूसरे गांव से आए हो बेटा? शाह जी ने बड़े इखलाक से पूछा। इसी दौरान मैंने नोट किया था कि अजनबी देहाती अपनी चमकीली आंखों से DOD और कोठरी के दरवाजे का बड़े गौर से जायजा ले रहा था। मेरा माथा ठनकाई आदमी पुलिस के खुफिया आदमी के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। इस अजनबी ने शाह साहब के हाथ से प्याला लेकर थोड़ा सा पानी पिया, बाकी पानी गले में फेंका और बोला, शाह जी आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? शाह साहब यानी मेरे मोहसिन मुसलमान बुजुर्ग अब तख्त पर बैठ गए थे। तख्त पर मुसल्ला बिछा था। शायद वो नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। कहने लगे, नहीं भाई, मेरे बहू बेटा भी है।
वो दूसरे शहर गया हुआ है, लड़का तो बस्ती का पटवारी है। अजनबी इनके करीब ही ज़मीन पर बैठ गया, अपनी मूंछों को साफे से पूछते हुए बोला, फिर तो आप सरकारी दरबारी आदमी हैं। शाह साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अजनबी देहाती अपने आप ही बोले, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा बस्ती की सैर करता चलो, फिर मुझे प्यास लगी, आपको देखा तो सोचा कि प्यास भी बुझा लूँगा और आपके दर्शन भी हो जाएंगे। शाह जी बोले, कोई बात नहीं भाई, अच्छा तुम बैठो, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, मेरी नमाज का वक़्त निकला जा रहा है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।